Attention. Stop writing. Look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is methods of transmission of electromagnetic wave. दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जो वेव जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक वेव भेजने के अलग अलग मेथड्स हैं। तीन मेथड्स होते हैं मेनली। एक ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, दूसरा स्काई वेव और या दूसरा स्पेस वेव भी बोल सकते हैं, और तीसरा स्काई वेव। पहला क्या है? ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, ये देख लीजिए, आपका ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हुआ और ये रिसीविंग एंटीना। सिग्नल्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक या तो डायरेक्ट जाएगा या फिर ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर जाता है। इसी का नाम रखा गया ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन मेथड। दूसरा जो है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। इसमें सिग्नल्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक ट्रोपोस्फियर से होकर रिफ्लेक्ट होकर जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये एंटीना है, दूसरा रिसीविंग एंटीना है, तो बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स आ जाते हैं जिसके कारण सिग्नल्स में रुकावट आ जाती है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ज़्यादा दूर तक ये हम नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा भी अधिक से 1.5 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को भी इस मेथड से नहीं भेजे जा सकते। तो काफ़ी ज़्यादा हाई वेव को भेजने के लिए आपका ये स्पेस वेव प्रोपेगेशन मेथड होता है। सबसे ज़्यादा यूज यही होता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। इसमें जो सिग्नल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना पे पहुंचते हैं, वो यहाँ से पहले जाते हैं ट्रोपोस्फियर पे, फिर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटीना पे आते हैं। स्पेस वेव प्रोपेगेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकलकर कहाँ जाते हैं? ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर कहलाती है। वहां से रिफ्लेक्ट होकर के तब ये आती है रिसीविंग एंटीना तक। और वेरी हाई और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को हम लोग स्काई वेव प्रोपेगेशन से नहीं भेज सकते। इसको भेजने के लिए हमको स्पेस वेव भी यूज करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो वो आयनोस्फीयर को छेद करता हुआ बाहर निकल जाएगा। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले VHF मतलब क्या हुआ? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव को अगर भेजना होता है तो हम लोग स्पेस वेव मेथड ही यूज करते हैं। उसके लिए स्काई वेव मेथड यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, why UVH ultra high frequency VHF very high frequency waves do not transmit by sky wave method, जबकि स्काई वेव काफी दूर तक जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि ये जो है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स होंगे उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। हमको तो वापस लौट आना है ना, उसको रिफ्लेक्ट करा के रिसीविंग एंटीना पे आए तब वो कैच करेगा। इसलिए जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स होते हैं या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, उन सब को हम लोग स्पेस वेव प्रोपेगेशन मेथड से ही भेजते हैं। 30 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यहाँ पे कि कितना फ्रीक्वेंसी रेंज है। आप देख रहे हैं ग्राउंड वेव में 1.5 मेगाहर्ट्ज, इसमें 30 मेगाहर्ट्ज, और स्काई वेव में, स्काई वेव का जो रेंज है इट इज यूज्ड to transmit EMW of 2 megahertz to 10 megahertz। 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक कोई भेज सकते हैं।
किसके द्वारा? इसका है वेव प्रोपेगेशन के द्वारा। अब देखिए फैक्स क्या है? फैक्स फैक्सीमाइल, इसका दूसरा नाम फैक्सीमाइल है। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ फैक्स? पिछले साल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था फैक्सीमाइल। और कभी ये पूछा गया है कितनी बार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स? फार अवे जीरोस, फार अवे जीरोस। अगर अभी आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मान लो दिल्ली में, अमेरिका में, तो फैक्स मशीन के द्वारा आप डॉक्यूमेंट्स को आप भेज सकते हैं, वहां पे इसका है ना प्रिंट आउट निकल जाएगा। फैक्स एक ऐसा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू टेलीफोन लाइन और लिंक इज कॉल्ड फैक्स। इस मेथड को भी फैक्स कहते हैं, इस मशीन का भी नाम फैक्स है। इस मेथड को भेजने के मेथड को भी फैक्स, और मशीन का नाम भी क्या है? फैक्स है। इसे क्या करते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं टेलीफोन लिंक के द्वारा, टेलीफोन लाइन के द्वारा। ये कनेक्टेड जो होता है वो टेलीफोन लिंक के द्वारा होता है। जब इसका यूज हुआ, इन्वेंटर हुआ, बहुत बड़ी बात होगी। आपको अचानक कोई डॉक्यूमेंट की कहीं जरूरत पड़ गए पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी, तो आप भेज सकते हैं। लेकिन ये मशीन को भी ठप कर दिया कौन? व्हाट्सएप। यस सर। इतना खर्च से सब बनाया और इसको भी हो व्हाट्सएप किया। अब तो सब बहुत सस्ता हो गया ना, उसमें कोई खर्च ही नहीं है व्हाट्सएप। 10,000 मत। भेजने के लिए आपको दो फैक्स मशीन चाहिए। जैसे मोबाइल से बात करना, एक मोबाइल से होगा? नो सर। इससे बात करना तो उसके पास भी तो चाहिए। इसीलिए से आपको दो फैक्स मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ब्लॉक डायग्राम्स बनाने आते हैं एग्जामिनेशन में। ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। इसके मेन 4 पार्ट होते हैं: ऑप्टिकल स्कैनर, सेंसर, मॉडेम, प्रिंटर। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पुट करते हैं। कहाँ पे? ऑप्टिकल स्कैनर की भी इसका स्कैनिंग होता है और वो सेंसर में जाता है। सेंसर लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है और फिर उसको भेज देता है मॉडेम में, जहाँ मॉड्यूलेशन होता है। और ये टेलीफोन लाइन है आपका, टेलीफोन लाइन के द्वारा, लिंक के द्वारा ये दूसरे मॉडेम में जाता है जहाँ डीमॉड्यूलेशन होता है, और फिर इसके प्रिंटर में जाता है जहाँ से प्रिंट आउट निकल जाए। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों फैक्स मशीन को ऑन करना पड़ेगा। हर वक्त ऑन नहीं रखते हुए, मतलब एनर्जी बर्बाद होगा। इसको जब आपको यूज करना हो तो पहले मोबाइल से लोग कॉल करते हैं, अपना फैक्स मशीन क्या कीजिए, ऑन कीजिए, हमको यहाँ से कुछ भेजना है। तो सबसे पहले दोनों को ऑन करना है। जो आपका ट्रांसमिटिंग मोड में होता है उसका प्रिंटर काम नहीं करता है, बाकी सब काम कर रहा है। और जो रिसीविंग मोड में उसका प्रिंटर काम करेगा, यहाँ से आपका प्रिंट आउट बाहर निकलेगा। आपका प्रिंटर है। बाकी जब कभी हम इधर से भेजेंगे तो इधर वाले का पार्ट का काम है। यस सर। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसमिशन लाइन है जिससे काफी दूर तक सिग्नल्स को भेजे जाते हैं। खास के एक समुद्र के बाद दूसरे समुद्र, जो अमेरिका है 7 समुद्र पार है, तो वहां पे समुद्र के अंदर ही क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं ताकि सिग्नल्स बिना इंटेंसिटी लॉस के काफी दूर तक भेजे जाए। इसके हेल्प से ऑप्टिकल फाइबर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: कोर, क्लैडिंग और प्लास्टिक जैकेट। कोर ये सबसे भीतरी वाला भाग होता है, क्लैडिंग बीच वाला भाग होगा, और ऊपर एक प्लास्टिक कवर लगा रहता है जिसको हम लोग प्लास्टिक जैकेट कहते हैं। कहीं बाकी के बारे में भी आपको बता तो क्या? देखिए ऑप्टिकल फाइबर में आपको बता रहा था, इनका सबसे भीतरी भाग, तो सबसे इनर पार्ट वो कोर कहलाता है, और जो मिडिल पार्ट जो है वो क्लैडिंग कहलाता है। द मिडिल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर is called cladding। और सबसे जो आउटर पार्ट वो प्लास्टिक जैकेट है। इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये कवर है, इट इज कवर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर।
सबसे जो भीतरी वाला भाग है, कोर है, सिग्नल्स इसी से भेजे जाते हैं। इसके ऊपर वाला पोर्शन क्लैडिंग हो गया, सबसे ऊपर आपका प्लास्टिक चेक है, प्लास्टिक कवर लगा है, जैसे तार सब में देखा है प्लास्टिक कवर लगा है। यस सर। ये प्लास्टिक कवर है, क्लैडिंग हो गया, ये सबसे इसी से सिग्नल जा रहा है। तो कोर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा सिग्नल जाते हैं। ये सबसे भीतर वाला पार्ट, ये कोर, क्लैडिंग ही हुआ ना, एक ही पार्ट है ये, पूरा क्लैडिंग, ये प्लास्टिक जैकेट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे होता है। टोटल इंटरनल क्या क्या चाहिए? डेंसर टू रेयर मीडियम होना चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इसका ये सब ग्लास के ही बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ग्लास के या फाइबर के बने होंगे। तो इसमें जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 हाई होगा और इसका 1.48, डेंसर टू रेयर। तभी आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप इंटरनेट की बात करें। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्किंग नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड के लाखों मिलियन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके बनाया गया है, वैसे को हम लोग इंटरनेट से कहते हैं। इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क which is formed by connecting millions computers of the world. इसका जो मेन पार्ट्स जो इंटरनेट के एक तो आपने सुना होगा www। यस सर, वर्ल्ड वेदर वॉच, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। यस सर। ये होता क्या है कि स्टैटिक और डायनेमिक पेज of internet. It contain videos, film, information, etc. दूसरा फेसबुक, तीसरा ईमेल, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल बोलते हैं, व्हाट्सएप सर, याहू नहीं होगा? सब कुछ होगा। जो ई कॉमर्स होगा, ई कॉमर्स, ई पेमेंट हो रहा है, गूगल से पेमेंट कर रहे हैं, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, बिजनेस करते हैं लोग आज तक तो ना। यस सर। कि लोग सभी ज्यादातर लोग भी कोरोना काल में तो सभी अमेज़न, होने लगे, ट्विटर, बहुत सारा, आप ज्यादा ही जानते हैं हमसे ज्यादा। व्हाट्सएप, ये यार वीडियो क्या हो रहा है? तबीयत खराब है क्या? लेजर क्या है? लेजर लाइट। इसका फुल फॉर्म पहले जानिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एल फॉर लाइट होता है, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन,
S4 is stimulated E4 electric E4 emission R4 ratio and R4 radiation. or radiation. ये फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेजर का फुल फॉर्म लेजर है क्या डिवाइस है। लेजर लाइट भी है डिवाइस भी है डिवाइस का नाम भी लेजर ही है और जो लाइट है यस सर। लेजर ब्लडलेस कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पोलराइज्ड लाइट आपने लेजर टॉर्च देखा होगा ये रेड कलर का Yes, जब sir. लाइट देखते होंगे आप एक ही रंग का लाइट होता है हाईली कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पोलराइज्ड लाइट एक ही दिशा में एक ही जगह दिशा में। क्या बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट होता है बहुत दूर तक जाता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी इमिटेड बाय jumping electrons from metastable state metastable state क्या होता है देखिए ये ग्राउंड स्टेट है और ये है हायर एनर्जी लेवल स्टेट इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में चले जाते हैं लेकिन यहाँ पे रुकते नहीं हो थोड़ी देर के बाद यहाँ से वो जंप करके बीच वाले के लेवल पे आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े दिन के लिए रुकते हैं जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तब सब एक साथ जंप करते हैं जब वो एक साथ जंप करते हैं तो उसी से लाइट निकलता है इसको क्या कहते हैं लेजर लाइट तो आज के मॉडर्न यूज में जमाने में इसका बहुत ज्यादा यूज है ब्लडलेस सर्जरी। एग्जांपल इसका है रूबी लेजर सबसे पहले यही था आपका रूबी लेजर सेमीकंडक्टर लेजर लेड लेजर यूजेस ऑफ लेजर लाइट ब्लडलेस सर्जरी सर। यूजेस ऑफ लेजर लेजर से आजकल ऑपरेशन होता है यस सर। ब्लडलेस सर्जरी ब्लडलेस BLC BLS to find out ब्रेन ट्यूमर का पता लगाते हैं इससे हम लोग अगर किसी को है या नहीं है ब्रेन ट्यूमर का पता लगाया जाता है बंदूक में उड़ेगा। कट मेटल्स को आसानी से हम कट कर सकते हैं टू ड्रिल मेटल स्टोन में छेद करना हो टू ड्रिल मेटल stones to study structure of molecules in high quality camera photographic camera in weather forecasting आज बारिश होगी नहीं होगी मौसम कैसा रहेगा यस सर। साफ रहेगा। फोरकास्टिंग कहलाता है फोरकास्टिंग आज साफ रहेगा सर बंदूक में जो रहता है निशाना दागने वाला वो भी रहता है लेजर। बहुत सारा इसका लेजर का यूज है अब ये रेंज ऑफ एंटीना निकालना है कोई एंटीना कितना रेंज तक काम कर सकता है रेंज ऑफ एंटीना इसी एंटीना का क्या रेंज होगा कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो सिग्नल भेज सकता है रेंज ऑफ एंटीना कहलाएगा
द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, पहले डिफाइन कर देता हूँ, द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which an antenna can transmit signal. It's called range of antenna. कुछ जगह आप जाते होंगे वहाँ पे आपका टावर नहीं पकड़ता है। Yes sir, yes sir. मतलब वो रेंज से क्या है, बाहर है, रेंज से वो बाहर, आउट ऑफ रेंज। तो ये रेंज ऑफ एंटीना का क्या फॉर्मूला होगा वो निकालना है आपको। तो मान लिया ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस r है, ये एंटीना खड़ा है, या टावर का जो टावर, रेंज ऑफ एंटीना जिसका हाइट h है। अर्थ क्या है, गोल है, पता है ना? यस सर। अब जैसे ये सिग्नल जा रहा है तो ये ऐसे भाग जाएगा बाहर। अगर आप यहाँ पे हैं, ये टावर यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल है, सिग्नल तो बाहर चला गया। तो ये मैक्सिमम जितना डिस्टेंस तक है, मैक्सिमम ये डिस्टेंस होगा, ये रेंज ऑफ एंटीना कहलाएगा। डी से डिनोट कीजिए, अर्थ का रेडियस r मानिए, एंटीना का हाइट h मान लीजिए। यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम o दे दीजिए। ये d कहलाएगा रेंज ऑफ एंटीना, d रेंज ऑफ एंटीना। इसका हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है। लेट AB is an antenna of height h. The radius of the earth is capital R. इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल AOC, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। तो AO स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AO स्क्वायर देख रहे हैं आप लोग, हाइपोटेनियस है, Yes, H sir. स्क्वायर P स्क्वायर प्लस P C स्क्वायर। स्क्वायर। AO को क्या लिख सकते हैं, R प्लस H, यस सर। इसको D प्लस R, इसको R। तो A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़े, A स्क्वायर एच स्क्वायर। B स्क्वायर प्लस R स्क्वायर H स्क्वायर का मान नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो 2RH बराबर D स्क्वायर, D बराबर अंडर रूट 2RH। ये निकल गया आपका रेंज ऑफ एंटीना। अब एरिया कवर्ड बाय एंटीना कितना एरिया कवर करेगा बाय एंटीना। तो क्या होगा, ये रेडियस का काम करेगा, पाई d स्क्वायर, रेडियस सर्कल बन रहा है, तो पाई d स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल यूज करेंगे, 2 पाई आ रहा है। पाई इनटू d स्क्वायर क्या मान है, 2 पाई RH। ये रेंज ऑफ एरिया कवर्ड बाय एंटीना, एरिया कवर्ड बाय एंटीना है। कभी-कभी ये सुनते होंगे कि सवाल ये क्रिकेट मैच हुआ, इतने लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो इसी से निकाला जाता है। जैसे एरिया कवर्ड निकाल लिया, कितना एरिया कवर कर रहा है, और फिर पॉपुलेशन डेंसिटी सबका मालूम ही होता है, उससे मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स निकालता है कितने लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, सभी करना है।